गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलिए, तो आप लोगों ने वो टेस्ट कर लिया जो हमने कल ग्रुप में आपको भेजा था, है ना? तो आज इसके आंसर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एनी इकोनॉमी? जल्दी से आंसर दीजिए, क्या किया इसने, आपने इसमें क्या किया है? व्हाट इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एनी इकोनॉमी? स्टूडेंट्स, फर्स्ट का आंसर दीजिए प्लीज। जी, डी, दैट इज अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केर्स रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। इट मीन्स हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, उन वांट्स को पूरा करने के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इट मीन्स स्केर्स हैं, और स्केर्सिटी के साथ साथ थर्ड प्रॉब्लम क्या आ जाती है, उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। फिर आपको चॉइस करनी पड़ती है, चूज़ करना पड़ता है कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से मैं एलोकेट कर सकता हूँ। तो ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है, दैट इज ए एंड बी। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद। सेकंड का आंसर दीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है और मैक्रो क्या करता है, एग्रीगेट को स्टडी करता है। तो इसका आंसर आएगा बी, दैट इज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट। बहुत ही क्लियर आपको आंसर दे रखा है इसका। नेक्स्ट, अ डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग एग्जिस्ट इन। डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग, हमने फीचर्स किए थे तीन इकोनॉमीज के, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसमें से किस इकोनॉमी का फीचर है ये, दैट इज डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग। थर्ड का डी कैसे आ जाएगा नितिका? सी आएगा, दैट इज जी। हाँ, वो आपने गलत लिख दिया होगा। तो इसका आएगा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड में को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। तो पब्लिक अपने हिसाब से प्राइस फिक्स करेगी, प्राइवेट अपने हिसाब से, तो डुअल सिस्टम आ जाता है। नेक्स्ट, अ डिमांड स्केड्यूल इज शोन एज। जी, डिमांड स्केड्यूल क्या शो करता है? अ फंक्शन ऑफ प्राइस। डिमांड स्केड्यूल में हम प्राइस और डिमांड लेते हैं, तो उसमें एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द साइज ऑफ फैमिली मीन्स अदर फैक्टर हो गया ये प्राइस को छोड़ के, और एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ये भी अदर फैक्टर हो गया। हम डिमांड स्केड्यूल में प्राइसेस और डिमांड की बात करते हैं, तो इसमें आंसर आएगा सी, अ फंक्शन ऑफ प्राइस। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन डिमांड ऑफ एनी गुड react immediately to price changes, income changes, etc. It is said to have dash demand. प्राइस में चेंज आने से या आपकी इनकम में चेंज आने से जब इमीडिएट आपके डिमांड में चेंज आता है, तब ये कौन सी डिमांड बोलते हैं? वेरी गुड, दैट इज शॉर्ट रन डिमांड। बताया था मैंने आपको ये क्लास में ना। नेक्स्ट, डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व शोज। डिमांड कर्व अगर डाउनवर्ड स्लोप करती है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स, जी एक मिनट, कौन सा ऑप्शन एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको फिफ्थ का? ओके मोहन, तो सुनिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, हमने टाइप्स ऑफ डिमांड किया था। बेसिकली हमने दो टाइप की डिमांड की थी, एक तो शॉर्ट रन और एक हम बात करते हैं लॉन्ग रन की। पहले इन दोनों को समझो। शॉर्ट रन डिमांड कौन सी है? शॉर्ट रन डिमांड वो डिमांड है जब आपकी डिमांड के ऊपर इमीडिएट इफेक्ट आता है किसी चीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स हैं वो कम हो जाते हैं, आपको बोला कि आज इलेक्ट्रिसिटी के रेट कम है, कोई मान लीजिए कि कोई फेस्टिवल है, आपको बोला गया कि आज 50% रेट इलेक्ट्रिसिटी के कम लगेंगे आपको, तो इमीडिएटली किन यूज़र्स को इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका? वो जिनके पास ऑलरेडी वो इक्विपमेंट है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, क्योंकि फिर वो लोग क्या करेंगे, उन इक्विपमेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट रन डिमांड। या एक और एग्जांपल लीजिए, अगर पेट्रोल के रेट कम हो जाते हैं तो इमीडिएटली किन यूज़र्स को फ़ायदा होगा? जिनके पास ऑलरेडी व्हीकल्स हैं,
तो वो जाएंगे मार्केट, पेट्रोल डलवा के आ जाएंगे। तो पेट्रोल की डिमांड कर रहे हैं, फिर वो कौन सी डिमांड होगी, ये शॉर्ट रन डिमांड। इसके बाद आती है हमारे पास लॉन्ग रन डिमांड। अब मैंने पेट्रोल की एग्जांपल ली कि पेट्रोल का रेट कम होने से इमीडिएटली जब आप पेट्रोल की डिमांड करते हो, वो यूजर्स करते हैं जिनके पास ऑलरेडी व्हीकल्स हैं, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट रन डिमांड। सिमिलरली अगर पेट्रोल का रेट काफ़ी देर तक कम रहा, आपको लगा कि अब ये कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे किसी भी गाड़ी को, क्योंकि पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा था, फिर वो लोग क्या करेंगे, अपने व्हीकल्स खरीद लेंगे, वो भी डिमांड करेंगे, व्हीकल्स खरीदेंगे, फिर वो भी पेट्रोल की डिमांड करेंगे। लेकिन ये जो इफ़ेक्ट है ये कब आएगा, लॉन्ग रन में, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग रन डिमांड। तो इमीडिएट इफेक्ट को शॉर्ट रन और बाद में बोलते हैं लॉन्ग रन। क्लियर हुआ मोहन, आपको क्लियर हुआ जी? एक हमने किया था वेरी लॉन्ग रन, उसको भी बता देते हैं। वेरी लॉन्ग रन में हम तो साइकिल की बात करेंगे, इसमें सेकुलर पीरियड की बात करते हैं। मींस इसमें आपकी जो डिमांड है वो अप एंड डाउन होगी। कैसे, जैसे जैसे ट्रेड साइकिल आता है, बिजनेस साइकिल का चैप्टर आप लोगों ने किया था ना, तो उसमें पीरियड्स हमने किए थे, फेसेस किए थे, कौन कौन से, बूम किया था, रिकवरी किया था, है ना, रिकवरी फर्स्ट, फिर सेकेंड है, या एक्सपेंशन भी बोल सकते हो आप इसको, एक्सपेंशन, फिर हमने किया था बूम, और थर्ड पे हमने किया था कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन, और लास्ट में हमने क्या किया था, ट्रफ। तो इसके अकॉर्डिंग अलग अलग आपकी डिमांड रहेगी। तो इस ज़्यादातर ये क्वेश्चन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में से ही आता है। क्लियर है जी? चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है ना, डिमांड का इफेक्ट जब आपसे पूछेंगे तो इसमें दो पीरियड ही आपसे पूछे जाते हैं, शॉर्ट रन का और लॉन्ग रन का। वेरी शॉर्ट रन और वेरी लॉन्ग रन नहीं पूछा जाता। अगर इमीडिएट इफेक्ट आ गया तो शॉर्ट रन दोगे, अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा तो क्या दोगे आप, लॉन्ग रन डिमांड। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन जी, दैट इज बी, इनवर्स रिलेशनशिप। कोई भी कर्व अगर डाउनवर्ड स्लोप करती है, कोई भी कर्व, डिमांड नहीं, आप इंडिफरेंस कर्व लगा लीजिए। इंडिफरेंस कर्व कैसे स्लोप करती है, डाउनवर्ड स्लोप करती है। आईसी डाउनवर्ड क्यों स्लोप करती है, क्योंकि आप x की क्वांटिटी बढ़ा रहे थे और y की क्वांटिटी आप कम कर रहे थे, तो इन दोनों के बीच में भी तो इनवर्स रिलेशनशिप हो गया ना, कि एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अच्छा, एक और हमने एक मार्जिन यूटिलिटी की कर्व ली थी, वो भी ऐसे डाउनवर्ड स्लोप की थी। वो क्यों की थी, क्योंकि जैसे जैसे आप किसी चीज़ की कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम हो रही है। तो यहाँ पर भी इनवर्स रिलेशनशिप है। कहीं भी इनवर्स रिलेशनशिप आ जाए तो वहाँ पर उसकी कर्व क्या बनेगी, ऐसे डाउनवर्ड। तो 6 का आएगा बी। 7th, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन यूनिटी 4। ये आपसे नेचर ऑफ द गुड पूछा गया है कि किस गुड के केस में इलास्टिसिटी ग्रेटर आएगी, तो इसका आंसर क्या रहेगा जी, दैट इज लग्जरी। और लेस देन 1 कहाँ पर आएगा, नेसेसरीज के केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपको कैलकुलेट करना होगा। इसको आपको एक डिमांड फंक्शन दिया गया है, उसमें आपको क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। क्वांटिटी फाइंड आउट करके आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना है। डिमांड फंक्शन क्या दे रखा है आपको, कुछ इस तरीके से दे रखा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो स्टार्टिंग का 500 होता है डिमांड फंक्शन है, तो ये 500 वो चीज़ है, इट मीन्स कि 0 प्राइस पर आप कितनी क्वांटिटी की डिमांड करना चाहोगे। अगर यही सप्लाई फंक्शन होता तो आगे माइनस का साइन होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये सप्लाई है। क्यों, 0 प्राइस पर आप कितना सप्लाई करना चाहोगे एज अ सेलर, ऑब्वियसली नहीं करना चाहोगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। फिलहाल ये अपने को पॉजिटिव में दिया गया है, इट मीन्स ये डिमांड फंक्शन है। तो यहाँ से आपको प्राइस दिया गया है, दैट इज ₹25। प्राइस की वैल्यू पहले यहाँ पर पुट कीजिए आप। ठीक है, तो ये पुट करने के बाद हमारे पास क्वांटिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी कितनी आ गई, 400। अब आपसे पूछा गया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला देखिए, चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन प्राइस, ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी।
ये फॉर्मूला है, आगे माइनस का साइन है। ये जो हमें यहाँ पर -4 दिया गया है ये क्या है? बेसिकली ये -4 यही होता है, चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन प्राइस। ये स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है। तो -4 माइनस यहाँ पर है, ठीक है, -4 आपने यहाँ पर फिल कर लिया, माइनस माइनस कट जाता है, इनटू प्राइस क्या दिया हुआ है 25, क्वांटिटी क्या दी हुई है हमने निकाली है, दैट इज 400। क्लियर? अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कट के हो गया 100, 25 अपॉन 100 दैट इज 1/4 और 0.25, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी। वेरी गुड। नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड। मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल भी नहीं बोलते, वो इंडिफरेंस कर्व था। हिक्स एंड एलन वो भी इंडिफरेंस कर्व है। मार्जिनल यूटिलिटी का क्या आएगा? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो 9th का क्या आएगा स्टूडेंट्स? जी, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी देन कंज्यूमर, उस केस में क्या है? देखिए, एक तो ऑब्वियसली आप इक्विलिब्रियम में नहीं हो, जब आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है उसके प्राइस से, इट मीन्स आप इक्विलिब्रियम में नहीं हो। इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करोगे? आप एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाओगे। जब एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाओगे तब आप इक्विलिब्रियम में आ जाते हो। अगर आप एक्स की कंजम्पशन को और बढ़ाते हो तब आप इस स्टेज पर पहुंच जाते हो। फिर वापस इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक्स की कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा गया है। अगर तो आपको ये स्टेज दी गई है फर्स्ट वाली, फिर आप क्या बोलोगे कि इक्विलिब्रियम में नहीं है, और दूसरा इक्विलिब्रियम में आने के लिए आप क्या करोगे? मोर कंजम्पशन ऑफ एक्स, एक्स की कंजम्पशन को ज़्यादा करोगे ताकि आप यहाँ पर आ सको। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा हो, मान लीजिए अभी तो ये फर्स्ट नंबर दे रखे हैं, अगर ये दिया हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स लेस देन प्राइस ऑफ एक्स, फिर आपका आंसर क्या रहेगा? एक तो वही कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, और दूसरा इक्विलिब्रियम में आने के लिए उसको एक्स की कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी, लेस कंजम्पशन ऑफ एक्स। क्लियर है? तो ये चीज़ें देखिए, जब आप एक टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसको ऑपोजिट ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझना है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। हाँ जी, तो 10th का क्या आएगा? डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ए क्या कहता है? ही इज देन द कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, एंड बी क्या कहता है? ही विल बाय मोर ऑफ एक्स कमोडिटी। दोनों मैंने ऑप्शन आपको बता दिए थे। नेक्स्ट, अ हायर आईसी डिनोट्स, अगर इंडिफरेंस कर्व हायर है इट मीन्स, जी 11th का आंसर बताइए। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। वेरी गुड। नेक्स्ट, अ शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन व्हेन प्राइसेस आर कांस्टेंट इज ड्यू टू। देखिए, बजट लाइन क्या है? पहले तो बजट लाइन को समझो। बजट लाइन दो चीज़ों को डिनोट करता है, एक तो एक्स और वाई के प्राइसेस, इट मीन्स प्राइसेस ऑफ बोथ द कॉमोडिटीज़, क्योंकि यहाँ पर आप दो कॉमोडिटीज़ को परचेज करते हो, एक्स और वाई, और दूसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, है ना? तो इसको हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं और बजट लाइन भी बोलते हैं। अब जितना जितना प्राइस है उस हिसाब से आपने एक्स की इतनी क्वांटिटी और वाई की इतनी क्वांटिटी ले ली। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर प्राइसेस में चेंज ना आए फिर भी आप बजट लाइन में शिफ्ट हो गए। देखिए, शिफ्टिंग जो है ना बजट लाइन की, ये दो तरीके से हो सकती है। शिफ्टिंग राइटवर्ड भी हो सकती है, शिफ्टिंग लेफ्टवर्ड भी हो सकती है। दोनों केस में अब क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, फिर शिफ्टिंग क्यों हो गई? हो सकता है आपकी इनकम में चेंज आ गया हो। अगर इनकम बढ़ गई तो आप आगे क्यों शिफ्ट हो जाओगे, अगर इनकम कम होगी तो आप पीछे क्यों शिफ्ट हो जाओगे, है ना? तो इसमें चेंज इन इनकम की ही बात करेंगे, चेंज इन प्रेफरेंस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस
में हम प्राइस इफेक्ट लेते हैं कि आप क्या प्रेफर करते हो, तो इसमें आएगा चेंज इन इनकम जी, तो 12th का आएगा बी। नेक्स्ट, व्हेन प्राइस राइजेस, अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा, प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप आपको पता ही है, दैट इज पॉजिटिव। अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी, राइजेस, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसका क्या आएगा फिर आंसर, इंक्रीज या एक्सपैंड, क्या दोगे आप 13th का, 13th का क्या दोगे, इंक्रीज या एक्सपैंड। बी नहीं आएगा नूपुर पारुल, इसका सी आएगा एक्सपैंड। क्वेश्चन समझो, प्राइस के बढ़ने से हाँ, या तो एक्सपेंशन, प्राइस के चेंज आने से या तो एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। अभी आपको दो ऑप्शन दे दिए, इंक्रीज होएगा जब अदर इफेक्ट आएगा, तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड एक्सपैंड्स। क्लियर है बेटा, तो इसका आंसर आएगा सी। चलिए 14th, तो एग्ज़ाम में भी आपको प्लीज़ सारी ऑप्शंस को कंसीडर करना है कि क्या दे रखा है, बड़ा आपको सोच समझ के टिक करना है, दिमाग को खोल के बैठना है वहाँ पर कि इंक्रीज़ की ऑप्शन भी है, एक्सपैंड भी है। ध्यान से क्वेश्चन को समझो, पढ़ो, किसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। When supply curve is a vertical straight line, it indicates dash supply। जब सप्लाई आपकी वर्टिकल है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए वर्टिकल क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है। दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल सप्लाई मीन्स परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, प्राइस में चेंज आए या ना आए, आ ही रहा है ऑब्वियसली, लेकिन आप सप्लाई को चेंज नहीं कर पा रहे क्योंकि उसकी सप्लाई आपके हाथ में नहीं है। यहाँ पर प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, फिर भी आप सप्लाई कर रहे हो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। क्लियर। चलिए, तो इसका आंसर आएगा वर्टिकल में इन इलास्टिक। शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग इज यूजफुल फॉर, बताइए, डिमांड फोरकास्टिंग किया था हमने, शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग किसके लिए यूजफुल होती है। जी स्टूडेंट्स, शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग मीन्स आपने देखना है कि शॉर्ट टर्म में लोग कितनी डिमांड करने वाले हैं। क्यों करना है, क्योंकि आपने करंट प्रोडक्शन शेड्यूलिंग को देखना है कि किस हिसाब से मुझे प्रोडक्शन करनी है, कितना मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, कितना मुझे इन्वेंट्री चाहिए, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। वेरी गुड। नेक्स्ट, कॉक डुगल्स प्रोडक्शन। कॉक डुगल्स ने क्या दिया था, वो कह रहे थे कि अगर हम एक फिक्स रेशियो ऑफ लेबर एंड लैंड को, कैपिटल को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कितना दिया था, पहले आपको वो पता होना चाहिए, दैट इज़ 1/4 ऑफ 1/4 अगर हम कैपिटल यूज़ करते हैं और 3/4 अगर हम लेबर यूज़ करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ये कैपिटल है और ये लेबर है। मतलब 1:3 की रेशो अगर हम रखते हैं, 1:3 ऑफ कैपिटल एंड लेबर, तो हमें क्या मिलने वाला है, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। लीनियर, तो लीनियर को क्या बोलते हैं, लीनियर भी है, होमोजीनियस भी बोलते हैं इसको, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल भी बोलेंगे क्योंकि ये लॉन्ग रन में है, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। वेरी गुड। नेक्स्ट, एपी डिक्रीजेज व्हेन, एपी कब डिक्रीज होती है, ये हमने लास्ट एक चैप्टर में मैंने क्वेश्चन डाला था कि एपी इंक्रीजेज व्हेन, तो उसका आंसर आपने क्या दिया था, एपी कब तक इंक्रीज करता है, जब तक एमपी ग्रेटर देन एपी हो। अब क्वेश्चन इसका ऑपोजिट पूछ लिया इस वाले पेपर में, एपी डिक्रीजेज व्हेन, एपी कब डिक्रीज होगा, व्हेन एपी ग्रेटर देन एमपी। क्लियर है। अब इसका आंसर आएगा सी। देखिए, अब इसका एक क्वेश्चन हमने लास्ट पेपर में कर लिया था, एपी इंक्रीजेज व्हेन, अब नेक्स्ट पेपर में आ गया एपी डिक्रीजेज व्हेन। तो मैंने आपको वही बताया कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका दूसरा एस्पेक्ट आपको इमीडिएटली करके देखना है कि एग्जाम में इसका ऑपोजिट भी पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट, इफ ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज्ड इन द सेम प्रपोर्शन देन इट इज द केस ऑफ, बताएं। ऑल इनपुट्स आर चेंज्ड मतलब आप फिक्स फैक्टर को भी चेंज करें तो ऑब्वियसली लॉन्ग रन की बात हो गई। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक तो सेकंड आएगा दैट इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। और एक इसको हम क्या दूसरे नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। शॉर्ट रन और लॉ ऑफ वेरिएबल ये नहीं आएगा, इसमें वेरिएबल रेशियो रहता है। तो 18th का आंसर आएगा डी, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ ओनली। एन आइसोक्वांट स्लोप्स, आइसोक्वांट हो या इंडिफरेंस कर्व हो, आइसोक्वांट में भी हमने क्या कर लिया था, दो इनपुट लिए थे लाइक इंडिफरेंस कर्व टू कमोडिटीज। तो आइसोक्वांट में 2 इनपुट लेंगे दैट इज लेबर एंड कैपिटल। अगर लेबर को इंक्रीज कर रहे हो तो हम कैपिटल की क्वांटिटी को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या है, सब्स्टिट्यूट है, नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट लेकिन सब्स्टिट्यूट है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, डाउनवर्ड टू द राइट। तो 19th का आएगा बी। नेक्स्ट 20th, कॉस्ट एनालिसिस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ डैश इन रिलेशन टू डिफरेंट प्रोडक्शन क्राइटेरिया। कॉस्ट एनालिसिस में किसको स्टडी करते हैं हम, ऑब्वियसली कॉस्ट को स्टडी करते हैं, है ना। तो इसमें 20th का आंसर आएगा जी सी। इफ नो सेक्रीफाइस इज इन्वॉल्व्ड देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉस्ट करवाया था, उसमें मैंने आपको इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में बताया था। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है कि जो खर्चे आपके होने थे एक तो नहीं हो रहे, दूसरा आपको जो इनकम होनी थी वो भी आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, मीन्स आपने अपनी ज़मीन अपने बिजनेस में लगा ली। तो एक तो आपको बाहर से नहीं लेनी पड़ी वो लैंड, आप रेंट से बच गए, दूसरा वही लैंड अपनी अगर आप किसी को एज अ रिसोर्स यूज़ करने के लिए देते तो आपको इनकम आ सकती थी, लेकिन वो आपने सेक्रीफाइस कर दिया। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया आपने तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगी, 0। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 21st का आएगा सी। Which of this cost is incurred after the production actually starts? प्रोडक्शन अगर स्टार्ट नहीं हो रही या हो रही है तब भी फिक्स कॉस्ट तो पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है ये तब से पड़नी शुरू होती है जब आप प्रोडक्शन को एक्चुअली स्टार्ट करते हो, दैट इज़ लेबर हो गया या रॉ मटेरियल का खर्चा या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, है ना। चलिए, तो इसका आएगा बी। द एरिया अंडर द MC कॉस्ट कर्व इज, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। MC एक क्वेश्चन हमने किया था दैट इज इसी से रिलेट करके मैंने आपको बताया था, ये मार्जिन यूटिलिटी है, ये प्राइस लाइन है ना, ये किया था ना। तो क्वेश्चन क्या था, द टोटल एरिया अंडर मार्जिन यूटिलिटी कर्व इज कॉल्ड। साथ साथ मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी बता रही हूँ। तो मार्जिन यूटिलिटी के नीचे का जो टोटल एरिया है तो आप कैसे करोगे, सम ऑफ MU इज इक्वल टू TU। अब आपसे क्या पूछा गया है, द टोटल एरिया अंडर MC। तो सम ऑफ MC क्या होता है बताइए पहले मुझे, सम ऑफ MC जी, सम ऑफ MC इज इक्वल टू TVC नॉट TC, क्योंकि टोटल कॉस्ट दो कॉस्ट से मिलके बनती है, वन इज वेरिएबल एंड सेकंड वन इज फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट तो है ही है टोटल कॉस्ट में। तो टोटल कॉस्ट में किस वजह से चेंज आता है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट का सम हम किसके इक्वल रखते हैं, TVC के। क्लियर है। तो इसका आंसर आएगा बी। अनदर नेम ऑफ प्लांट कर्व, अब ये मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी आपको डिस्कस करवाया था। प्लांट कर्व का दूसरा नेम क्या है, अब आप बताएंगे मुझे इसका आंसर। 24th का जी, दैट इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। प्लांट कर्व, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, प्लानिंग कर्व या एनवलप कर्व का नाम बता दीजिए। अगर आ गया प्लानिंग कर्व क्या है या एनवलप कर्व क्या है तब आपका आंसर क्या होगा जी। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन ये आ गया अनदर नेम ऑफ प्लानिंग कर्व और अनदर नेम ऑफ एनवलप कर्व, फिर आपका आंसर क्या रहेगा जी, देन LAC, ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट।
तो ये देखो दोनों एस्पेक्ट हम कर रहे हैं। नेक्स्ट, डैश कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू इज कॉल्ड प्राइस। इसमें से 3 रेवेन्यू दिए गए हैं, TR, AR और MR। इन तीनों में से किस रेवेन्यू को प्राइस के इक्वल रखते हैं? क्वेश्चन नंबर 25, वेरी गुड, दैट इज AR, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट इनकम। पर यूनिट इनकम मीन्स आप कितनी इनकम हो रही है या आप कितना चार्ज कर रहे हो, दैट इज प्राइस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है? MC इज इक्वल टू प्राइस, MC ग्रेटर देन प्राइस, MC लेस देन प्राइस। तो आप देखिए, ये मान लीजिए हमारा MR और AR, मतलब ये प्राइस लाइन है, तो ये MC यहाँ पे कट करता है इज इक्वल टू AR ऑलवेज। ठीक है, हमेशा यही रहेगा, किसी भी डायग्राम में हो आपको MC इज इक्वल टू AR ही करना है, ये प्राइस। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसमें जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है उसमें बेसिकली MC इज इक्वल टू MR रहता है। अगर आप मोनोपोली में भी करें, मोनोपॉलिस्टिक में भी करें, लेकिन इसमें MR इज इक्वल टू क्या है? AR। इसलिए MC किसके इक्वल बन जाता है? AR के। क्लियर हो गया? अगर हम ले मोनोपोली लो, ये AR है, ये हमारा MR है, उसमें ये मान लीजिए हमारा MC है, उसमें ऐसा नहीं आएगा। उसमें क्या है? MC इज इक्वल टू MR। ये सिर्फ किस में रहेगा? परफेक्ट में। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर MR इज इक्वल टू AR है, इसलिए। तो 26 का आएगा A। नेक्स्ट, मोनोपोली प्राइस इज द फंक्शन ऑफ। मोनोपोली प्राइस इज द फंक्शन ऑफ, इट मीन्स अगर एक मोनोपोलिस्ट कोई भी प्राइस फिक्स करता है तो क्या सोच के करेगा? वो देखेगा कि एक तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, हाई इलास्टिक है, इलास्टिसिटी ज़्यादा है अगर किसी एरिया में तो वहाँ पर प्राइस को वो कम रखेगा, अगर इलास्टिसिटी कम है तो वहाँ पर प्राइस को ज़्यादा रखेगा। दूसरा, वो एडिशनल कॉस्ट रिकवर करने की भी कोशिश करेगा, ये सोच के वो प्राइस रखेगा। तो इसका आंसर आएगा D, दैट इज़ बोथ A एंड B। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। अ फर्म मेकिंग ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, उसको हम क्या बोलेंगे? ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट कब आता है? व्हेन TR मतलब टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू इकोनॉमिक कॉस्ट। इट मीन्स इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, जितना आप कमा रहे हो उतना ही आपका खर्चा है, उसको बोलते हैं ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट की भी बात करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? AR इज इक्वल टू AC, TR इज इक्वल टू TC। नॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नेम है ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, क्यों है? थोड़ा सा लॉजिक को समझो। देखिए, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। फिर हमने एक्सप्लिसिट मीन्स जो अपने खर्चे एक्चुअल में किए हैं, या तो वो फिक्स्ड कॉस्ट में भी हो सकते हैं या वो वेरिएबल में भी हो सकते हैं। इम्प्लिसिट जो खर्चे आपने नहीं किए लेकिन कर सकते थे, या इसमें सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस इन द फॉर्म ऑफ TFC एंड TVC। तो TFC और TVC को क्या बोलते हैं हम? TC। क्लियर है? तो ये मत कंफ्यूज हो जाना कि इकोनॉमिक कॉस्ट तो अलग है जी, इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, लेकिन TC क्या है? TC तो जी TFC प्लस TVC है। तो ये देखो दोनों हो गए ना इक्वल, है ना? तो ये सेम ही चीज़ है। नॉर्मल प्रॉफिट हम नॉर्मली यहाँ पर करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट हम इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन है दोनों टर्म सेम। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर आएगा C। ये आपको रिलेशन समझ में आया ना कि मैंने कैसे इनके इक्वल रखा? हमने टाइप्स ऑफ कॉस्ट किया था, उसमें मैंने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट बताया था, फिर मैंने इन दोनों का टोटल बता दिया था इकोनॉमिक,
फिर हमने टीसीबी किया था, उसमें टीएफसी और टीवीसी किया था। तो ये दोनों कंसेप्ट अलग नहीं है, ये और ये सेम है। सेम किस तरीके से है ये मैंने अभी आपको बताया है। क्लियर? चलिए, अ बायलैटरल मोनोपोली इज वन इन विच, बायलैटरल मोनोपोली क्या होती है? बायलैटरल मोनोपोली मीन्स एक सिंगल सेलर है और एक सिंगल बायर है। ठीक है, अ मोनोपोलिस्ट इज फेसिंग अ मोनोपोनिस्ट, हाँ मोनोपोनिस्ट, इट मीन्स क्या है कि एक सिंगल बायर है और एक सिंगल सेलर है। ए कैसे आ जाएगा? देयर आर टू प्रोडक्ट विद वन प्रोड्यूसर, नो बायलैटरल मोनोपोली। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, बायलैटरल मतलब सिंगल सेलर एंड सिंगल बायर। तो इसका आंसर आएगा डी। यहाँ पर ना स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, मोनोपोनिस्ट आएगा, मोनोपोनिस्ट, इट मीन्स सिंगल बायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन AR इज इक्वल टू ₹12, मतलब पर यूनिट आप 12 रुपीज़ चार्ज कर रहे हो, और AC ₹10, इट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट आपका 10 रुपीज़ आ रहा है, देन द फर्म मेक्स, इट मीन्स AR ग्रेटर देन AC है ना? AR 12 है, AC 10 है, तो 2 रुपीज़ का आपको क्या हो रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो 30th का आएगा डी। चलिए, इंडिफरेंस कर्व बिटवीन इनकम एंड लेयर ऑफ एन इंडिविजुअल आर जर्नली, इट मीन्स जितनी इनकम उतना ज़्यादा हम मानते हैं कि हमें खुशी मिलेगी, लेयर मिलेगा। ठीक है, तो इस इंडिफरेंस कर्व इस केस में क्या जाएगा? पॉजिटिव स्लोप करेगा, कि ये नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा कि इनकम ज़्यादा आएगी और खुशियाँ कम हो जाएंगी। ये तो पुरानी बातें हो गई। तो बेसिकली क्या है, लोगों को ये लगता है कि जितना पैसा आएगा उतना मैं ज़्यादा खुश रहूँगा। तो इस केस में क्या आएगा? पॉजिटिवली स्लोप करेगा। 31st का आंसर आएगा जी डी। 32nd, when MU from the consumption of a commodity is 0, then the, अगर मार्जिन यूटिलिटी 0 है तब TU क्या है? मैक्सिमम। तो 32nd का आएगा बी, दैट इज TU इज हाईएस्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, 30th के बाद आके रुक गया, आपने मुझे 31st का आंसर नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट 33, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व विल बी। मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडिफरेंस कर्व में हम सब्स्टिट्यूट गुड्स लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री की हमने कोई डायग्राम नहीं की थी। कॉम्प्लीमेंट्री का जैसे कोई क्वेश्चन आता है हम इसको अज्यूम करेंगे कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो रही है, उस केस में आपका आंसर क्या रहेगा? सी, दैट इज एल शेप्ड। कंफ्यूज मत होना एग्जाम में कि हमने तो कॉम्प्लीमेंट्री का तो किया ही नहीं, हमें तो मैम में परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री का करवाया था, अब मैं क्या करूं? ठीक है, इंडिफरेंस कर्व हमने किया था सब्स्टिट्यूट के केस में, दैट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। फिर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में बताया था स्ट्रेट लाइन मीटिंग बोथ द एक्सिस। फिर हमने किया था परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, उसमें किया था एल शेप्ड। तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, सेकेंड स्टेज में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में एमपी और एपी दोनों इंक्रीज होते हैं, सेकेंड स्टेज में एमपी और एपी दोनों डिक्रीज होते हैं, और थर्ड स्टेज में एमपी बिकम्स नेगेटिव, एपी स्टिल फॉलिंग, है ना? तो अब इसका आंसर क्या आएगा? 34 का ए कैसे आ जाएगा? ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ एमपी एंड टीपी इज मैक्सिमम कब? नो। क्या कंफ्यूज क्यों हो गए आप? 34 का ए क्यों आंसर दे रहे हो? क्वेश्चन यही है ना आपके पास, ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। बी आएगा इसका आंसर। क्या बात, मैक्सिमम यही आंसर मिल रहा है मुझे। देखिए ये एमपी है, ये एपी है। जब एमपी मैक्सिमम है जहां तक, तो वो हमारी फर्स्ट स्टेज है। मैं टीपी भी बना देती हूं आपके लिए, ठीक है? ये हमारी सेकंड स्टेज है, ये हमारी थर्ड स्टेज है। सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है? एमपी डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा?
टीपी इंक्रीज हो रहा है, एपी डिक्रीज हो रहा है, तो फिर ऑप्शन क्या बनी, एमपी एंड एपी आर डिक्रीजिंग। टीपी इज मैक्सिमम कैसे कर सकते हो, टीपी तो मैक्सिमम यहाँ पर है और उस केस में एमपी मैक्सिमम नहीं है, एमपी क्या है, 0 है। तो इस चीज़ को तो समझो, एमपी तो यहाँ पर मैक्सिमम आ गया फर्स्ट स्टेज के एंड में। तो इसका आंसर बी आएगा 34 का। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न मीन्स हमें एडवांटेज मिल रहा है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मीन्स जितना इनपुट हम यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें आउटपुट मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इकॉनमीज, मतलब एडवांटेज। अब ये इकॉनमीज कोई भी हो सकती है, एक्सटर्नल या इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स वो इकॉनमीज, वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल जो ग्रुप ऑफ फर्म्स इंजॉय कर रही हैं, और इंटरनल इकॉनमीज मतलब वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल जो एक सिंगल फर्म इंजॉय कर रहा है। ठीक है, ओके एक मिनट, सौरभ क्या कह रहे हो आप, ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है क्या कुछ, वेट, बी ऑप्शन में टीपी एंड एमपी लिखा है, ओके, लेकिन मेरे में सही लिखा हुआ है। ओके ओके ओके, चलिए, तभी आप लोगों ने आंसर गलत दे दिया। मैंने भी बोला इतना सिंपल क्वेश्चन आप कैसे गलत बता सकते हो। देखिए मेरे में ऑप्शन जो है वो बता देती हूँ। मेरे पास जो ऑप्शन है 34 की वो दे रखा है, ए में दे रखा है एमपी एंड टीपी इज मैक्सिमम, बी में दे रखा है एमपी एंड एपी आर डिक्रीजिंग, है ना, एमपी एंड एपी आर डिक्रीजिंग। टीपी नहीं लिखा हुआ, सी लिखा हुआ है एपी इज नेगेटिव, डी लिखा हुआ है टीपी इज नेगेटिव। तो फिर अपने अकॉर्डिंग मैं सही हूँ, दैट इज बी। आप भी सही हो। हाँ, आपके पास गलत आ गया होगा तो उसके लिए मुझे पता नहीं, मेरे पास तो जो एक्चुअल में था मेरा वही पेपर है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए तो 35th का क्या आएगा जी, ए। In the first stage of law of variable proportion, TP increases at the, अब देखिए ये हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन है, ये सेकंड है। फर्स्ट स्टेज में जो टीपी इंक्रीज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, विद इंक्रीजिंग रेट। सेकंड स्टेज में भी टीपी हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन विद डिक्रीजिंग रेट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अगर तो पूछा गया सेकंड स्टेज में टीपी कैसे इंक्रीज होगा, तो आप लिखोगे विद डिक्रीजिंग रेट। अगर क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट स्टेज का टीपी कैसे इंक्रीज होगा, तो आप क्या लिखोगे, विद इंक्रीजिंग रेट। तो 36 का आएगा बी। जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। 37 का आंसर बता दीजिए। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डैश एज अ कंज्यूमर मूव्स डाउन द इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के जब नीचे आते हो, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, तो एमआरएस क्या होते हैं जी, आपका डिक्रीज। 38 एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड आर कॉज्ड बाय, बहुत बार रिपीट हो चुका, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, दैट इज सी। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पे इज, क्या आएगा, कंज्यूमर सरप्लस। तो 39th का आएगा ए। 40th डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज, किसी भी फैक्टर की आप डिमांड क्यों करते हो, आपको लैंड क्यों चाहिए, घर बनाने के लिए, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, आपको लेबर क्यों चाहिए, क्योंकि आपने उनसे काम करवाना है। तो ये सारी डिमांड क्या है, डिराइव्ड डिमांड। तो 40th का क्या आएगा जी, बी, वेरी गुड। 41st चेंज इन टीसी ड्यू टू टोटल कॉस्ट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट इज कॉल्ड डैश कॉस्ट। टीसी में चेंज को क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट में चेंज किस वजह से आया, क्योंकि आपने एक और यूनिट प्रोड्यूस किया, तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो 41st का आएगा ए। 42nd इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ अ कॉमोडिटी, टीसी कितनी दे रखी है जी आपको, टोटल कॉस्ट 1,45,000। अब उसके बाद इम्प्लिसिट कॉस्ट कितना दे रखा है, इम्प्लिसिट कॉस्ट 40,000। प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, प्रॉफिट दिया हुआ है इसमें 30,000। तो आपको पूछा गया है एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है,
कैसे करते हो आप? टोटल कॉस्ट किससे मिलके बना है? इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट। तो बस आप क्या करोगे अब, एक मिनट, इसमें से ये माइनस कर दोगे आप जी। ये इम्प्लिसिट दिया हुआ है 40,000। अब आप इसमें से अगर 40,000 माइनस करते हो, एक मिनट, क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? नॉर्मल प्रॉफिट इज व्हाट वुड बी एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। आपने इसका आंसर क्या निकाला है? ए, लेकिन इसका आंसर ए नहीं आएगा। वेट, 40,000 इम्प्लिसिट कॉस्ट हमने माइनस कर दी, टोटल कॉस्ट जी, प्रॉफिट भी दे। एक मिनट, आप इस क्वेश्चन को एक बार स्किप कर दो। हाँ, आपने बी कैसे बोला रवीना? एक बार आप इस क्वेश्चन को छोड़ो। वैसे रवीना ने आंसर दिया है 75,000, आपने कैसे दिए मुझे बताओगे आप? इसका मुझे वो बताओ, रीज़न बताओ। चलिए, जब तक रवीना रीज़न बता रही है हम आगे करते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार स्किप कीजिए। नेक्स्ट, इसका आंसर ए नहीं आएगा, ये श्योर है। हाँ, तो नॉर्मल प्रॉफिट इट मीन्स, नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स टी आर इज इक्वल टू टी सी। मैम टी सी की जगह टोटल रेवेन्यू मान लिया तो फिर नहीं, एक बार आप इसको छोड़ो क्वेश्चन को, ठीक है। 43rd करो, इसका स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए हमें एक बार। चलिए 43rd देखते हैं। पॉजिटिवली स्लोप्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इंडिकेट द वर्किंग ऑफ। अब LAC यू शेप होती है, अगर वो पॉजिटिव स्लोप करती है इट मीन्स वो ऊपर की तरफ जा रही है। ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका, ड्यू टू डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। नेक्स्ट, average fixed cost of a firm dash when the output of a firm increases in the short run। क्या दिखोगे? एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? ऑब्वियसली डिक्रीज ही जाता है, लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, तो इसका आंसर आएगा बी। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन सिंस द फर्म इज प्राइस टेकर द डैश कर्व इज स्ट्रेट लाइन। प्राइस टेकर है तो उसमें AR और MR क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, तो इसका आंसर आएगा डी, MR। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एनवलप कर्व। ये मैंने प्लांट कर्व के साथ ही आपको क्वेश्चन करवा दिया था, दैट इज LAC। ऑप्शन आएगा सी। 47th, इसमें आपको यूनिट दे रखे हैं, TC दे रखा है। व्हाट विल बी द TVC इफ वी प्रोड्यूसेस 3 यूनिट? 3rd यूनिट में तो बड़ा सिंपल है, TC का जो चेंज आ रहा है दैट इज MC, तो यहाँ पर आपको MC निकालना है। MC ही आपका TVC है, तो 69, एक मिनट, वेट, TVC पूछा है ना? अच्छा सॉरी, तो 0 यूनिट 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे TC कितना है? 25। इट मीन्स अगर आपका आउटपुट 0 है, अगर आपका आउटपुट 0 है, उस पर भी अगर TC हमें दिखा रहा है तो ये किसके बराबर रहेगा? TFC के बराबर रहेगा। TFC ऑलवेज क्या है? कांस्टेंट है। तो 3rd यूनिट पे टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको? 69, और उसमें से TFC कितना है? 25। तो 25 आप TC में से TFC माइनस कर दीजिए, तो ये आपका आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज C। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज एक्सक्लूडेड इन इकोनॉमिक कॉस्ट? इकोनॉमिक कॉस्ट किससे मिलके बना है? एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। तो C तो है ही है, B भी है क्योंकि एक्सप्लिसिट का दूसरा नाम अकाउंटिंग कॉस्ट है। A देखिए, अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट दोनों ही एक ही नाम है। और D देख लीजिए, अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का दूसरा नाम इम्प्लिसिट है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 48 का A आएगा जी। C कैसे आएगा?
48 का सी क्यों बोल रहे हो स्टूडेंट्स? क्या कंफ्यूजन है इसमें बताइए? नुपुर, सौरभ, 48 का सी कैसे बोल रहे हो और केवल तो डी बोल रहे हैं? एक्सक्लूडेड है, मतलब जो नहीं आएगा इसमें। एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट इज इक्वल टू इकोनॉमिक कॉस्ट। Another name of explicit cost is accounting and another name of implicit cost is opportunity। तो बचा क्या? ए ही है तो आएगा इसका आंसर। चलिए, प्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज, मैटर को तो हम क्रिएट नहीं कर सकते, यूटिलिटी को क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा बी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन मैटर। 49th का आएगा बी। 50th, ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू, ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या है? ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा हुआ, लेबर से जुड़ा हुआ, दैट इज ह्यूमन स्किल एंड एबिलिटी। 50th का आएगा सी। लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन इज बेस्ड ऑन, ये अब हम अभी करके हटे हैं कॉप डुगल्स में, लीनियर, होमोजीनियस, कांस्टेंट, तो इसका आंसर आएगा सी। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट इज, मोनोपोली का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? सिंगल सेलर एंड मैनी बायर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन है हाउ मैनी कंडीशंस आर सेटिस्फाइड बाय प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन, जब मैंने आपको परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट करवाई थी तो उसका फर्स्ट फीचर था लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट एट यूनिफॉर्म प्राइस एंड देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट। तो बेसिकली ये 3 फीचर बनते हैं। कौन कौन से? पहले तो सुनिए, लार्ज नंबर ऑफ सेलर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेकंड यूनिफॉर्म प्राइस, थर्ड फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फिर हमने और फीचर्स भी किए थे, फिर मैंने आपको ये भी बताया था अगर हम सिर्फ ये 3 फीचर्स लेते हैं फिर ये परफेक्ट से क्या बन जाती है? प्योर। अगर हम इसमें परफेक्ट मोबिलिटी, परफेक्ट नॉलेज, ये पॉइंट्स भी ऐड कर देते हैं, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, फिर ये बन जाती है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन। तो प्योर कंपटीशन की कितनी कंडीशंस हैं? जस्ट 3। क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर आएगा 3 कंडीशंस। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमीज आर रिटन बाय एल्फ्रेड मार्शल ने लिखा था अपनी बुक में, ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है विच कॉस्ट कर्व नेवर टचेस एनी एक्सिस, किसी एक्सिस को टच नहीं करती, ये मैंने आपको बताया था, दैट इज AFC। डीमेरिट्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज, अगर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट करते हो, मीन्स अलग अलग कस्टमर से एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस चार्ज करते हो तो इससे क्या होता है? एक तो ग्रुपिज्म, मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप कब करते हो? जब आप ग्रुप बना लेते हो, लोग मिल गए गलत काम करने के लिए कि भाई हम मिल जाते हैं, मिल के मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं, फिर हम प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देंगे। फिर इसमें इंटरनेशनल मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मीन्स आप इंडिया लेवल पर कुछ और प्राइस चार्ज कर रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पर कुछ और प्राइस आप चार्ज कर रहे हो, आपकी मोनोपोलिस्ट जो पावर है वो तो इंक्रीज होती ही होती है। तो इसका आंसर आएगा डी। इन अ मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट में फर्स्ट कंडीशन तो रहेगा ही रहेगा, MC ग्रेटर इज इक्वल टू MR, और मोनोपोली में AR ग्रेटर देन MR होता है, ये बना ही हुआ है हमारा, है ना। तो इसका आंसर आएगा C। 58, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड मतलब आपकी प्रिंसिपल डिमांड कुछ और है, उसको पूरा करने के लिए आप किसी और चीज़ की डिमांड कर रहे हो, तो इसमें आ रहा है डिमांड ऑफ लेबर। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। डिफरेंस कैसे रहेगा परफेक्ट में और मोनोपोलिस्टिक में? देखिए दोनों में नंबर ऑफ सेलर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, सेम है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट भी है, दोनों में डिफरेंस किस चीज़ को लेकर है? मोबिलिटी ऑफ लेबर। परफेक्ट में
परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर है और मोनोपोलिस्टिक में पार्शियल मोबिलिटी ऑफ लेबर है, तो इसका आंसर आएगा सी, क्योंकि ए और बी तो दोनों के सिमिलर फीचर हैं, ठीक है। लास्ट, द प्राइस विच इज डिटरमिन्ड विद द क्वांटिटी ऑफ इक्वालिटी एंड सप्लाई इज नोन एज इक्वालिटी। डिमांड और सप्लाई जहां पर इक्वल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। चलिए, तो ये आपका टेस्ट मैंने आपको बता दिया। आप अपने मार्क्स शेयर कर सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर। इसके साथ ही मुझे अब आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम लेना है, बता दीजिए कब लें, कल लें या परसों लें, जल्दी से। पूरे 100 मार्क्स का अब आपका पेपर रहेंगे, 1-2 हम वो टेस्ट लेंगे आपके, ठीक है। तो ये हमारा फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है। 2 मैंने आपके माइक्रो के टेस्ट ले लिए, 2-3 मैंने BCK के टेस्ट ले लिए। अब मुझे पूरी इकोनॉमिक्स के टेस्ट आप लेने हैं, तो जल्दी आपको हम कम्युनिकेट करेंगे, या तो कल लेंगे या परसों लेंगे। आप अपनी तैयारी रखें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।